नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को, जिसमें आपके बाल विकास हो गया, हिंदी हो गई और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, तो सभी के सभी जो हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं और सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है बाल्यावस्था से है। बाल्यावस्था की एक यहाँ पर प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता का होना, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया का होना, यथार्थवादी दृष्टिकोण, या फिर ये सभी। तो बाल्यावस्था जो है इसे अधिगम की दृष्टि से एक अनोखा काल कहा गया है, और यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी वाला हमारा रहेगा, अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया और यथार्थवादी दृष्टिकोण। अगर हम यहाँ पर बाल्यावस्था जो होती है इसमें अधिगम के स्वरूपों की बात करें तो इसमें भाषा के विकास को प्राथमिकता दी जाती है, उचित विषयों का चयन, रुचिकर विषय सामग्री, अधिगम परक पाठ्यक्रम, जिज्ञासा शांति, रुचिकर शिक्षण विधियाँ, सामूहिक भावनाओं की संतुष्टि, रचनात्मक अधिगम हेतु प्रावधान, पर्यटन स्काउटिंग की व्यवस्था, अधिगम उन्नयन हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, संचात्मक मूल प्रवृत्तियों का विकास, संवेगात्मक संबंधी अधिगम, सामाजिक अधिगम का विकास, नैतिक एवं मूल्य शिक्षा का आयोजन, प्रेम एवं सहानुभूति पर आधारित अधिगम। तो ये सभी की सभी बाल्यावस्था जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रहेगा कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सबसे अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो कक्षा के अंदर यहाँ पर पूछा गया है इसमें कक्षा के सामाजिक वातावरण का, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या अनुशासन का। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होगा? कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण का। कक्षा जो है उसका माहौल कैसा है, शोरगुल है, प्रकाश की उचित व्यवस्था है या बैठने की उचित व्यवस्था है, तो इन सभी का जो है प्रभाव कक्षा में अधिगम पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है? शैशव, बाल्य, किशोर, युवा, इनमें से किसमें? तो ये आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये मानी गई है ऑप्शन बी में, अर्थात किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था जो होती है इसे अधिगम का कठिन काल भी कहा गया है। इसमें समायोजन में असमर्थता, संवेगात्मक अपरिपक्वता, यौन आकर्षण, निषेधात्मक व्यवहार, अध्ययन में अरुचि, बहिर्गामी प्रवृत्ति, मूल्य आदर्शों में संघर्ष, पेंडुलम जैसी अवस्थाओं की अनुभूति, उदासीनता, दिवास्वपन, स्वच्छंदता अर्थात नियंत्रण और शासन से मुक्ति। तो ये सभी के सभी जो काम है ये किशोर अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षा का उत्तरदायित्व है। एक शिक्षक का यहाँ पर क्या उत्तरदायित्व होता है समाजीकरण में? समाजीकरण वातावरण का निर्माण करने में सहायता करती है, सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन, या फिर ये सभी। तो एक शिक्षक का जो उत्तरदायित्व है ये इन सभी कामों में माना गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता एक नहीं है, संवेगों की अधिकता का होना, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, या मानसिक विकास। तो यहाँ पर किशोरावस्था की एक विशेषता नहीं है और ये ऑप्शन बी वाली मानी गई है, संचय की प्रवृत्ति का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो यहाँ पर यह परिभाषा दी गई थी और ये परिभाषा यहाँ पर इनमें से किन की है? क्रोएंक्रो, वॉटसन, क्लर्क, कैम्ब्रिज, मैकडूगल की। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर परिभाषा दी गई थी ये ऑप्शन बी रहेगा। ये जो वाटसन जो है इनके द्वारा ये कहा गया था कि सभी बालक जो जन्म के समय समान होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर क्या लिया गया है? क्रोध, भय से, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल का होना, स्नेह, प्रेम, इनमें से कोई सभी नहीं। तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक जो अर्थ है ये ऑप्शन बी रहेगा हमारे यहाँ पर, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होना ही संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है? प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन या खेलकूद? तो सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन, और ये रहेगा ऑप्शन ए वाला, प्रकृति अवलोकन का होना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो ये किस में सहायक है? स्वयं को समझने में, बालक को शिक्षण विधियों के चयन में, या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो माना गया है इसे संपूर्ण जो शैक्षिक प्रक्रिया है इसमें से सहायक माना गया है। शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ उद्देश्य भी बताए गए हैं, जैसे योग्यताओं, क्षमता और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना, रुचियों का अध्ययन, विकासात्मक विशेषताओं का अध्ययन करना, अवस्थाओं के अनुरूप विकास की ओर अग्रसर करना, वंश अनुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना, वातावरण का अध्ययन करना, विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, और शिक्षण विधियों एवं सिद्धांतों का अध्ययन करना, शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना, विशिष्ट व्यवहारों का अध्ययन करना, और शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। तो ये सारे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान के अगर हम यहाँ पर कार्य क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपका वंश अनुक्रम, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देश एवं परामर्श, शिक्षण विधियाँ, मानसिक स्वास्थ्य, पाठ्यक्रम निर्माण, अधिगम प्रक्रिया, विशिष्ट बालक व्यक्तित्व, व्यक्तिगत भिन्नता, विकास, ये सभी आपके शिक्षा विभाग के कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की स्थापना इनमें से की थी? वॉटसन, पावलो, थॉर्नडाइक या स्किनर के द्वारा? तो व्यवहार की स्थापना जो इसका संबंध है ऑप्शन ए में, तो ये वॉटसन जो है इनका है ये। अगला क्वेश्चन है, मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? थॉर्नडाइक, वॉटसन, पावलोव या इन सभी ने? तो मौखिक प्रतिवेदन जो तैयार करने का जो श्रेय दिया जाता है ये वॉटसन जो है इनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया है? फोबिया बीमारी जो है उससे संबंधित है, तो डर वगैरह से, तो इस पर कार्य किया था, और ये भी जो है वॉटसन जो है इनके द्वारा इस पर शोध कार्य किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मुझे एक दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर एक परिभाषा थी, कथन था, पावलोव, फ्रायड, वॉटसन या इनमें से कोई से भी नहीं। और इस प्रकार का जो यहाँ पर कथन था ये वॉटसन का था। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक जो इसके जो प्रतिपादक हैं यहाँ पर इनमें से कौन है? स्किनर, गाल्टन, फ्रायड या एडलर? तो मनोविश्लेषणवाद के लिए जाने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। इसके अलावा और भी यहाँ पर कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जैसे ये फ्रायड जो है इनका ही मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी है। जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, एरिक्सन का है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, चोम्स्की का है भाषा विकास का सिद्धांत, कोहलर का है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये भी आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गैस्टोलट विचारधारा के जो प्रतिपादक इनमें से कौन थे? या गैस्टोलटवादी आपने पढ़ा होगा, वर्दीमर, फ्रायड, पावलोव या वॉटसन? तो गैस्टोलटवादियों में जो आते हैं ये कोफा, कोहलर ये आते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहे सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक कल्पना करके खेलते हैं, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालक स्वतंत्र होकर खेलते हैं। तो इसमें जो सी आंसर है हमारा ऑप्शन सी वाला रहेगा, क्योंकि जब बच्चा एक समूह में खेलता है तो वहाँ पर अनेक गतिविधियाँ, कार्य वो करता है, तो जिससे उनके अंदर सामाजिक गुण जो उनका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? सिगमंड फ्रायड, स्किनर, वॉटसन या इनमें से कोई से भी नहीं? तो ये शैशवावस्था में बालक में जो प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, इसके मानने वाले थे यहाँ पर सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हमारा सही आंसर रहेगा। और ये जो शैशवावस्था है इसे अधिगम का आदर्श
काल आदर्श अवस्था माना गया है। अगला क्वेश्चन है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना गया है? बाल्य, किशोर, बाल्यावस्था, शैशव, किशोर, या इनमें से कोई भी नहीं। और ये जो यहाँ पर माना गया है ये ऑप्शन सी रहेगा हमारा। तो ये जो किशोर अवस्था जो है इसे माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है इनमें से कौन सा माना गया है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता तथा वातावरण को। तो सामाजिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है या वहाँ के जो माहौल जो होता है परिवार का हो गया या उनके आस पड़ोस का हो गया, विद्यालय का हो गया, तो वातावरण जो है इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा एक बालक के ऊपर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को बालक में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए, या राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो बालकों में राष्ट्रीयता के विकास के लिए, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रम को आयोजित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, परिविकास उत्पाद है अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम और परिपक्वता का, या फिर अभ्यास का। तो विकास जो माना गया है अधिगम और परिपक्वता इसका उत्पादक माना गया है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी एक विधि यहाँ पर नहीं है? तो यहाँ पर आया है विधियों वाला क्वेश्चन, तो एक नहीं है प्रश्नावली, ड्राईमैन, सर्वे परीक्षण, या फिर प्रक्षेपण परीक्षण। तो एक यहाँ पर विधि इसमें नहीं है और वही आपने बतानी है, और वो वाली जो मानी गई है ऑप्शन सी। तो ये जो सर्वे परीक्षण जो है ये यहाँ पर इनमें से अलग है। और व्यक्तित्व को मापने की कुछ विधियाँ भी हैं, जिसमें आत्मनिष्ठ विधि होगी, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपी विधि है। आत्मनिष्ठ जो विधि है इसमें अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन, इतिहास ये आ जाते हैं। वस्तुनिष्ठ जो विधि है इसमें निर्धारण, मापनी, परिसूची या प्रश्नावली, परिस्थिति परीक्षण ये आ जाता है। और जो प्रक्षेपी विधि होती है इसमें साहचर्य तकनीक, रचना तकनीक, पूर्ति तकनीक, क्रम तकनीक, अभिव्यक्ति तकनीक, तो ये इसमें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है शारीरिक, मांसपेशियां, संवेगात्मक, या ये सभी। तो विकास जो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला माना गया है, संवेगात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, पर आयु के किन वर्षों तक अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल जाते हैं? यह अवस्था बतानी है, 2 से 2.5 साल की, 3 से 3.5, 2.5 से 3, या 3.5 से 4 वर्ष। तो कितने वर्ष की आयु तक बच्चे के सभी 20 दूध के दांत ये निकल जाते हैं? और ये जो अवस्था है ये 2 से 2.5 साल की मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? जन्म से पूर्व, शैशव अवस्था, बाल्य, या कोई सी भी नहीं। तो दांत बनने जो शुरू हो जाते हैं तो जन्म से पूर्व वाली जो अवस्था है इसमें। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक विकास। तो मस्तिष्क के जो बाएं अर्धगोल जो है इससे विकास यहाँ पर पूछा गया है, और इसमें है ऑप्शन सी वाला, भाषात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, पर 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति कितनी होती है? 200 से 300 शब्दों की, 300 से 350, 350 से 400, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो 2 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं इनकी औसत जो शब्द शक्ति होती है ये 200 से 300 जो शब्द है इनकी मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? तो वो जो अवस्था यहाँ पर इनमें कौन सी है? 6 की, 8 की, 9 की, या 10 वर्ष की, जिसमें जो है एक बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है। तो इसमें जो यहाँ पर ये अवस्था मानी गई है ये ऑप्शन ए वाली रहेगी।
तो 6 वर्ष की जो यहाँ पर अवस्था है इसे माना गया है। 6 साल वाली जो होती है ये आपकी बाल्यावस्था इसमें आ जाती है। 0 से 5 की शैशव, 6 से 12 की बाल्यावस्था, 12 से 18 वाली फिर ये इससे आगे की जो अवस्था है किशोरावस्था उसमें आ जाती है। अगला क्वेश्चन है पर बच्चे की मानसिक आयु उसके शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है? 1 साल, 2 साल, 3 या इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चे की मानसिक आयु उसके शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और ये जो अवस्था मानी गई है ये ऑप्शन बी में रहेगा। तो 2 वर्ष इसकी अवस्था यहाँ पर मानी गई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर संरचनात्मक विचारधारा जो है इसके जो प्रतिपादक है यहाँ पर इनमें से कौन थे? वुंट है, जेम्स है, थॉर्नडाइक या फिर ये सभी। तो ये जो यहाँ पर संरचनात्मक जो विचारधारा है इसके माने गए हैं विलियम वुंट, ये ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कार्यात्मक विचारधारा जो है इसके प्रतिपादक थे विलियम वुंट, जेम्स, डीवी या इनमें से कोई भी नहीं। तो कार्यात्मक विचारधारा और इसके लिए जाना जाता है यहाँ पर जेम्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पर आत्मनिरीक्षण प्रणाली ये विकसित की गई थी वुंट, जेम्स या थॉर्नडाइक टीचनर के द्वारा। और इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर इसका रहेगा विलियम वुंट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है नामक पुस्तक किस मनोविज्ञान के द्वारा लिखा गया था? तो मनोविज्ञान का सिद्धांत थॉर्नडाइक, जेम्स, डीवी या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये लिखी गई थी ऑप्शन बी जेम्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से इनमें से जाना जाता है जेम्स, वुड, थॉर्नडाइक या डीवी को? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से, और ये जाना जाता है ऑप्शन बी वुड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम विकसित की थी? तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, और ये क्वेश्चन पहले भी जो स्टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना और ये की गई थी ऑप्शन ए में वुंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गेस्टोलट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया है? प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, सीखना, व्यक्तित्व विकास। तो गेस्टोलटवादी जो है इनके द्वारा की गई है ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, संज्ञानात्मक कार्यवादी या मानव परिपक्वता को? तो मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है? और यह है ऑप्शन ए वाला मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है? तो दूसरे नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर व्यवहारवाद को द्वितीय बल, तृतीय, चतुर्थ या पांचवा बल। तो यहाँ पर है ऑप्शन ए हमारा, ये जो द्वितीय बल जो है इसे ही व्यवहारवाद जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर मनोविज्ञान में तृतीय बल के रूप में जाना जाता है संज्ञानात्मक, सामाजिक, मानवीय परक या इन सभी को? तो तृतीय बल जो है ये कहा गया यहाँ पर मानवीयता परक को। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता या मद्रास में? तो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की जो स्थापना ये हुई थी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में हुई थी और ये प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी A.N. सेनगुप्ता, C.S. बोस, A.N. चटर्जी, B.N. बनर्जी, और ये की गई थी ऑप्शन ए में A.N. सेनगुप्ता के द्वारा। अगला क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? या फिर आप कह सकते हैं इनका कौन सा सिद्धांत है? तो एक शक्ति का सिद्धांत, विविध शक्ति का, या फिर बहुशक्ति कह सकते हैं आप, बहुशक्ति या द्विशक्ति। तो थॉर्नडाइक जो है इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था ये ऑप्शन सी वाला रहेगा यहाँ पर बहुशक्ति का सिद्धांत।
इसके अलावा और भी मनोवैज्ञानिक है, जैसे सिगमंड फ्राइड है, इनका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। शेल्डन का है शरीर रचना का सिद्धांत। आलपोर्ट और कैटल इनका है सील गुण का सिद्धांत। मैस्लो का है मांग सिद्धांत। गॉर्डनर मर्फी इनका परिस्थितिवाद है। कार्ल रोजर्स का है अस्तित्व सिद्धांत। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो मनोवैज्ञानिक है और इनके द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानते हैं? तो स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर एक शक्ति का, विविध शक्ति का, बहुशक्ति का या द्विशक्ति का सिद्धांत। तो स्पीयरमैन जाने जाते हैं यहाँ पर द्विशक्ति सिद्धांत के लिए। तो ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण विकास हो जाता है तो वह कौन सी है? बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है 14 साल, 11 साल, 9 या 6 वर्ष में, और ये हो जाता है ऑप्शन ए 14 वर्ष में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, या फिर ये सभी। तो मानसिक विकास के लिए एक अध्यापक का जो कार्य होता है ये तो इन सभी को माना गया है। बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं को शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो 7 वर्ष की आयु के जो बालक होते हैं वह पूछते पूछते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार कितना हो जाता है? 1000, 6000, 11000 या 16000 शब्द। तो 7 साल की आयु तक पहुँचते पहुँचते ये हो जाता है 6000 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और चरित्र विकास पर प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, बालक की राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। तो विद्यालय का बालक पर जो प्रभाव है ये सभी में माना गया है। तो ऑप्शन डी जो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण में कौन सा एक तत्व बाधक है? माता पिता का प्यार न मिलना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुचित दंड अथवा असुरक्षा, या फिर ये सभी। तो बालक का जो सामाजिकरण होता है इन सभी का उसमें सहयोग है। माता पिता का अगर प्यार न मिले तब भी बच्चे उग्र हो सकते हैं, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करें, एक से प्रेम करें, दूसरे से या लड़ाई झगड़ा करें, या अनुचित दंड और सुरक्षा, बिना कारण के ही जा मारना पीटना। तो इन सभी का जो प्रभाव है बालक के जो सामाजिकरण है इस पर जरूर पड़ता है। और ये जो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया इसको प्रभावित करने वाले कारक है, वंशानुक्रम हो गया, शारीरिक और मानसिक विकास है, आर्थिक स्थिति हो गया, विद्यालय, अध्यापक, परिवार, समाज, संवेगात्मक विकास। तो ये सभी के सभी प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? एक कठोर प्रशासन का गुण, योग्य अध्यापक का गुण, राजनेता, या एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता का गुण। तो नैतिक गुणों के विकास के लिए एक अध्यापक के अंदर जो है एक योग्य अध्यापक का गुण होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सबसे अधिक अक्षमता और असुरक्षा को उत्पन्न करता है? स्नेह, क्रोध, भय या ईर्ष्या को। तो कौन सा संवेग है जो बालकों में सबसे अधिक असक्षमता और असुरक्षा को उत्पन्न करेगा? और यह है भय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? शारीरिक विकास की, समायोजन की, काम और संवेगात्मकता की, या फिर ये सभी। तो किशोरावस्था की जो समस्याएं हैं ये इन सभी को माना गया है। शारीरिक विकास की हो गई, समायोजन की हो गई, काम और संवेगात्मक समस्याएं हैं, तो इन सभी को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि बालक प्राय अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16, 34 माह या 51 माह में। तो
तो उस्माने बुद्धि बालक जो प्राय ये अवस्था में बोलना सीख जाते हैं तो ये 11 महीने की हैं। अगर एक स्वस्थ बच्चा होता है तो 11 महीने जो है उसमें बोलना सीख जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अब जब हम यहाँ पर हिंदी जो इससे है, हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको अब हम करेंगे। तो अब जब हम यहाँ पर हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम इन पर आ गए हैं। और हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 4 दिशाओं का समाहार, इसका एक समासिक शब्द है और वो इनमें से कौन सा है? चतुर्युग, चतुर्दिक, चतुष्कोण या इनमें से कोई शब्द नहीं। तो 4 दिशाओं का समूह, समाहार, और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा चतुर्दिक। ये दिक जो है ये दिशा इसका अर्थ होता है, तो चतुर्दिक इसे कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास यहाँ पर नहीं है? और ये कर्मधारय जो समास है तत्पुरुष समास जो है उसी का ये एक भेद है, कर्मधारय भी और द्विगु समास भी। तो यहाँ पर एक कर्मधारय समास जो है नहीं है। चंद्रमुख, मृगनयन, दोपहर या नराधम, और नहीं है तो ये ऑप्शन सी वाला है, दोपहर। दोपहरों का समूह द्विगु समास हो जाता है, तो इसी कारण से ये यहाँ पर अलग है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये उपसर्ग जो है हमारे द्वारा पहले करा दिए गए हैं, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो आपको वो वाली वीडियो मिल जाएगी। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास सभी कुछ जो हमारे द्वारा पहले करा दिए गए हैं। तो यहाँ पर अल उपसर्ग पूछा गया है, इसमें किस में आया है? और ये रहेगा ऑप्शन ए में, तो अलमस्त में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? नगर, सागर, बाजीगर या अगर? तो प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। और यहाँ पर अब आप इसमें देख सकते हैं प्रत्यय कौन सा लगा है, तो ये जो ऑप्शन सी वाला है बाजीगर, तो यही यहाँ पर प्रत्यय में लगा है, गर प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वादी बादी शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। गरिष्ठ भोजन वक्ता, वक्ता गरिष्ठ भोजन, वक्ता अर्जियन या गरिष्ठ भोजन श्रोता। तो वादी और बादी शब्द युगम के सही अर्थ, और इसमें है ऑप्शन बी वाला, वक्ता और गरिष्ठ भोजन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छंद से छंद की हर पंक्ति को चरण या फिर क्या कहा जाता है? पाद, गति, यति या गण। तो छंद की जो हर पंक्ति होती है, ये जो 4 जो लाइनें होती हैं, जो 4 लाइनें होती हैं, इनको यहाँ पर पूछा गया है। चरण या फिर क्या कहा जाता है? तो इन्हें पाद कहा जाता है। ये जो लाइनें जो होती हैं 4 लाइनें, तो इनको पाद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार से वैराग्य होने पर, क्रोध भाव दिखाने के बाद, घोर विनाश के पश्चात या भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। और यहाँ पर है ऑप्शन ए वाला, संसार से वैराग्य होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, निम्न में से निषेधवाचक वाक्य का चयन कीजिए। तो निषेध वाला आपने बताना है, नेगेटिव वाला, नकारात्मक। सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है? अरे सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, ये इनमें से कोई सा भी नहीं। और यहाँ पर जो है ऑप्शन डी वाला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसमें नकारात्मक नहीं है। ये संबोधक वाला है, अरे ये क्वेश्चन मार्क है, तो निषेधात्मक यहाँ पर कोई सा नहीं है। अगर यहाँ पर होता सिंह बड़ा ताकतवर जानवर नहीं है तब होता है। तो यहाँ पर जाए किसी भी वाक्य में ना, नहीं, या, मत ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। और निषेधात्मक वाक्य एक ऐसा संदेश होता है जो किसी काम को न करने का आदेश देता है। तो यहाँ पर इसमें कोई सा भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए।
तो भाववाचक बतानी आपने इनमें कौन सी है। वह रोटी है स्वादिष्ट खीर फाइजा द्वारा पकाई गई, वह कौन है, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। और इसमें जो है ऑप्शन डी वाला है, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। तो यही भाववाचक है। वाच्य 3 होते हैं, कर्तृक्रम और भाववाच्य। ये जो नहीं शब्द जो यहाँ पर आया है यही इसी कारण से यहाँ पर भाववाच्य है। भाववाच्य जो होता है उसमें क्रम नहीं होता। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तरणी जो है ये शब्द है तरणी, इसका पर्यायवाची, और ये पर्यायवाची भी हमारे द्वारा पहले कराए गए हैं। तो सूर्य, नाव, युवती या फिर नदी। तो तरणी का यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द है इसी के जैसे मिलता जुलता समानार्थी शब्द, और ये होता है नाव, पार करने वाली तरणी नाव। इसके अन्य नाम जैसे नौका, जलयान, तरी आदि भी है। और युवती जो होती है इसकी किशोरी, तरुणी, श्यामा ये होते हैं। नदी को सरिता कहा जाता है, सरी कहा जाता है, तटिनी, जलमाला, तरंगिनी ये कहा जाता है। और जो सूर्य है इसको रवि, दिनकर, भास्कर तो ये कहे जाते हैं। तो ऑप्शन बी जहाँ पर इसका सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक लाठी से हाँकना। मुहावरे का अर्थ है यहाँ पर ये मुहावरा है, एक लाठी से हाँकना, अच्छे बुरे का अंतर न करना, समान दृष्टि रखना, कुछ भी ना कर पाना या गलत काम करना। और इसका जो अर्थ होता है इसमें है एक अच्छे बुरे का अंतर न करना, सभी को एक जैसा मानना। तो होता है एक लाठी से हाँकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और एक 11 होते हैं। लोकोक्ति का जो अर्थ है इनमें से क्या है। संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता प्राप्त करना, ये संगठन में शक्ति है। तो एक और एक 11 होते हैं। लोकोक्ति का जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। संगठन जो होता है इसमें शक्ति होती है। आपने लकड़ियों के गट्ठे वाली जो कहानी भी पढ़ी होगी, जिसमें एक व्यक्ति को जो लकड़ियों के पहले एक एक करके उसे दिया जाता है तोड़ने के लिए, वो उन्हें तोड़ देता है। उसके बाद उन सभी को इकट्ठा करके दिया जाता है और तोड़ने के लिए बोला जाता है। तब वो उनको नहीं तोड़ पाता है, तो उसमें कहा जाता है कि संगठन में शक्ति होती है, क्योंकि वे सभी एक साथ मिल जाते हैं और उनको नहीं तोड़ पाता। तो इस प्रकार की कहानी आपने पहले पढ़ी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं। तो छंद के आधार पर गण किसे कहते हैं। 3 वर्गों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को, 4 वर्णों के समूह को, या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो गण जो होते हैं ये कहा गए हैं 3 वर्णों के समूह को। इसमें एक जो सूत्र आता है ये मात्रा राजभान सलगा आपने पढ़ा होगा, तो इसमें 3-3 जोड़े जो उनके बनाए जाते हैं। तो ये 3 वर्ण जो समूह है उसको गण कहते हैं। तो ये जो मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। और गणों की जो संख्या अगर एग्जाम में आ जाए कितनी होती है, तो गणों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज पानी बहुत गिरा। यहाँ पर एक वाक्य है और ये किस प्रकार का है। सरल है, संयुक्त है या फिर मिश्र वाक्य है। तो वाक्य कितने हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब यहाँ पर ये जो वाक्य आया है ये बताना है किस प्रकार का है। और ये जो आया है ये सिंपल है, ये एक सरल है। तो सरल वाक्य एक श्रेणी में आता है। सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है या व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है। आगमन विधि, भाषा संसर्ग, समाज या सहसंबंध विधि का। तो 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। तो ये इनमें से किसका उदाहरण है, और ये है यहाँ पर भाषा संसर्ग विधि का। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सी आंसर रहेगा। तो ये तो जो यहाँ पर हिंदी से संबंधित क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ पर जो कुछ तत्सम और जो तद्भव शब्द है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा रहेगा तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तत्सम होते हैं जो संस्कृत के शब्द है वैसे लिखे पढ़े जाते हैं, वे तो होते हैं तत्सम। और जो तद्भव ये होते हैं इनका प्रवर्तित रूप। जैसे यहाँ पर अगम्य है, ये संस्कृत में अगम्य को क्या अगम्य है, और हिंदी में जब हम इसे कहेंगे तो ये अगम कहा जाएगा। ऐसे ही अक्षर संस्कृत में लिखते हैं और उसको अक्षर कहा जाता है। अमृत को अम्य,
अंध को अंधा, अंधकार को अंधेरा, अमर को आम। तो ये संस्कृत वाले हैं और ये हिंदी वाले हैं। अर्ध को आधा, अष्ट को आठ, आश्चर्य को अचरज, अग्नि को आग, अन्न को अनाज, आँख को अक्सी हिंदी में कहते हैं। उसके बाद अक्षोट, इसको कहा जाता है अखरोट। अट्टालिका को अटारी, अष्टादश को कहा जाता है हिंदी में 18, ईर्षा को ईर्षा, इक्सी को ईख, एला को इलायची, उत्साह को उत्साह, उपालंब को उलाहना, उद्घाटन को उघाड़ना, उपवास को उपास, उल्लुक को उल्लू, कुपुत्र को कपूत, कुक्षी को कोख, कंदुक को गेंद, कृषक को किसान, कर्म को काम, कच्छप को कछुआ, कोष्ठ को कोड़, कूप को कुआ, स्कंद को कंधा, कदली को केला और कृष्ण को कान्हा, क्रोश को कोस क्रोध, कंटक को कांटा कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अश्रु को आंसू, आशीष को आशीष, अनर्थ को अनाड़ी, अग्रणी को अगुआ, अक्षवाट को अखाड़ा, अमृत को अमीय, अंगरक्षक को अंगरखा, अंगोष्ठ को अंगूठा कहा जाता है हिंदी में। उसके बाद आ जाता है कपोत को कबूतर, कर्पूर को कपूर, कदली को केला, कर्ण को कान, कपाट किवाड़, काष्ठ काठ लकड़ी जो होती है, कुकुर को कुत्ता, कोकिल कोयल और उसके बाद है काष्ठ काठ, कर्ण कान हो गया, कांच ये हिंदी में है। और उसके बाद कथानिका कहानी, क्षेत्र खेत, क्षेत्रित खेती, खरजूर खजूर, क्षत्रिय खत्री। उसके बाद है यहाँ पर खाद्य को खाजा, ग्रामीण को ग्वार, गधर्व को गधा, गोधूम को गेहूँ, गुहा को गुफा, गृह को घर, गर्त को गड्ढा, गौर को गोरा, गौ को गाय, गर्भिणी गाभिन, गमन गौणा, गणना गिनना, ग्राहक गाहक, घोटक घोड़ा, नप्त नाती, नारिकेल नारियल, निष्ठुर निठुर, नकुल नेवला, नित्य नित, निद्रा नींद, नृत्य नाच, नगन नंगा, नैन नैन, पक्ष पंख, प्रस्तर पत्थर, प्रिया पिया, पोस पोस, आपने पोस की रात पढ़ी होगी, मुंशी प्रेमचंद की भी है कहानी पोस की रात। और पंख पाँख, पृष्ठ पीठ, बधिर बहरा, भगिनी बहन, मक्षिका मक्खी, मूसक चूहा जो होता है मूसक, मृत्यु मौत, मुक्ता मोती, मस्तक माथा, रक्षसूत्र राखी, रज्जु रस्सी, राक्षस राक्षस, रात्रि को रात, वट को बरगद और वत्स को बच्चा कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर घोटक घोड़ा हो गया, घटिका घड़ी, चूर्ण चूर्ण, ताम्र तांबा, दुग्ध दूध और पूर्ण को पूरा, प्रतिवेश को पड़ोस, पुत्र वधु को पतोहु, पूत बहू जिसे कह देते हैं हिंदी में पूत बहू, और पण पन्ना, वत्स बच्चा या बेटा, श्रेणी सीढ़ी, सुख या तोता भी होता है सुआ, शून्य सुन, सर्प सांप। उसके बाद है यहाँ पर दधी दही, दंत दांत, दीप दिया, धूली धूल मिट्टी जो होती है, धैर्य धीरज, धनी का धनिया, धान्य धान, धूम धुआं, धावन धोना, निर्दहन निभाना, पिपासा प्यास, पदाती पैदल, पश्चाताप पछताना, पतन पतन होता है नाश होना भी इसका आ सकता है। और परीक्षा परख, पटल पल्लड़ा, पल्लव पल्ला, पंक्ति पात, पाद पाँव, प्रहर पहर, जैसे पहर होता है प्रथम पहर द्वितीय पहर, दिन के जो कई पहर होते हैं इस प्रकार से पूर्व और उत्तर। श्रृंग सिंह, सिद्ध सीधा, श्रृंगार सिंगार, शिष्य सिख, स्वपन सपना, संध्या सांझ, सप्तम सातवां, सूर्य सूरज, संधि सेंध। तो दोस्तों ये थे हमारे यहाँ पर हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। Now we come to English language. In the following sentence, identify the underlined clause. The teacher told the students that their result was quite good. यहाँ पर हमें एक क्लॉज आइडेंटिफाई करना है, एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। फोर्थ वन है नाउन क्लॉज। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड।
मीन्स उनके जो रिज़ल्ट है वो क्वाइट के साथ गुड के साथ क्वाइट आया है। सो ये कि बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो उन टीचर स्टूडेंट से कहता है कि आपके जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे हैं, तो इसमें ये एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि ये एक इसकी विशेषता बता रहा है। इट इज़ नॉट ए एडवर्ब। एडवर्ब में जो LOI या कुछ इस तरह से यूज़ होता है वो यहाँ पर यूज़ नहीं है। ये प्रिंसिपल क्लॉज भी नहीं है क्योंकि ये एक दैट से दैट देयर रिज़ल्ट, क्योंकि यहाँ से ये क्लॉज बनी हुई है दैट देयर रिज़ल्ट वॉज क्वाइट गुड। मीन्स ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? द स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर जो ये क्लॉज बनता है ये नाउन क्लॉज बनता है, बिकॉज अ नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन ए सब्जेक्ट। वहाँ इसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए एंड ए प्रेडिकेट, बिकॉज वी हैव ए सब्जेक्ट हियर एंड अ प्रेडिकेट of its own and does the work of noun। इसका अपना खुद का एक प्रेडिकेट होना चाहिए जो उसका नाउन का काम करे। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट डज द आइडियम पेनेविलोप्स वेब मीन्स। यहाँ पर एक आइडियम गिवन है, पेनेविलोप मीन्स। पेनेविलोप मीन्स वेब का मीन्स जैसे एक जाल जो कभी ना ख़त्म होने वाला कार्य। जैसे ऑप्शंस हैं, ए कॉम्प्लिकेटेड वेब, ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, एन अनएंडिंग वर्क, एन अनएंडिंग लाइफ। सो इसका जो राइट आंसर मैच करता है वो ऑप्शन सी है, एन अनएंडिंग वर्क। नेक्स्ट है, 40 ब्रांच is a character in Shakespeare's in which novel? King Lear, Othello, Hamlet या Julius Caesar? It is a very famous character. If you read all the novel of Shakespeare, so you know this character. This is related to Hamlet, क्योंकि फॉरेंटिब्रास इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट। ही वॉज द प्रिंस ऑफ नॉर्वे। इसको नॉर्वे प्रिंस के नाम से भी जाना जाता था। सो यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर इनडायरेक्ट फॉर्म देखनी है, विश यू अ हैप्पी जर्नी नीता सेड टू मी। सबसे पहले तो आप जो ये इनडायरेक्ट फॉर्म गिवन है इसकी आपने सेंस देखनी है। इट इज़ ए इम्पेरेटिव, बिकॉज जिसमें हम विश करते हैं मे, या इनविटेशन जिसमें हम अपनी हैप्पीनेस जो व्यक्त करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। नीता सेड टू मी, नीता टोल्ड मी, बिकॉज सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। सो नीता टोल्ड मी, नीता विश्ड मी, नीता टोल्ड मी, नीता विश्ड मी। सो यहाँ पर विश यू ए हैप्पी जर्नी, वो विश कर रही है यहाँ पर। इट इज़ ए ऑप्टेटिव सेंटेंस, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब हम सेड टू को टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, हम उसको जैसे यहाँ पर विश वो कर रहा है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे विश्ड। सो ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो नाउ वी हैव लेफ्ट टू ऑप्शन बी एंड डी। नीता विश्ड me a happy journey, that I have a happy journey। डी ऑप्शन में इसने इसके बेसिक मीन्स को चेंज कर दिया है। इसमें जो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनता है वो बनेगा नीता विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी। सो बी आंसर इज राइट। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड। जब हम एंटोनिम या सिनोनिम करते हैं तो अगर हम उसे उनके जो मीन्स होते हैं हम उनसे उनको इजीली कर सकते हैं। फीड होता है किसी को खाना खिलाना या खिलाना, नरिश, सस्टेन, फोस्टर
या स्टार्व। नरिश भी खाना खिलाने से ही संबंधित है, सस्टेन भी और फोस्टर भी। यहाँ पर जो स्टार्व है, स्टार्व होता है भूखा रहना, सो ये इसका एंटोनिम होगा डी ऑप्शन में। सो डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम ins and outs? Ins and outs means full or all details, especially the complicated or difficult ones। कि हमें ins यानी अंदर और बाहर की सारी जो जानकारी है वो होनी चाहिए। आउटसाइड एंड बैक साइड ऑप्शंस में इंटरनली, फुल डिटेल्स और पार्टली। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, fill in the gap in the with an appropriate auxiliary। ये auxiliary का क्वेश्चन है, auxiliary इसमें फिल करनी है। He was so tired that he dash scarcely stand। वह इतना थक गया है कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। सो यहाँ पर जो उसकी है एक उसकी क्षमता, उसकी एबिलिटी दिखाई जा रही है। तो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं, कुड, डिड, शुड डू या हैड। इनमें भी हमें मीनिंग इनके पता होने चाहिए। जैसे कुड का मीन्स होता है सकना, डिड का होना, शुड का चाहिए, और हैड जैसे चुका है या हो चुका है, इस फॉर्म में आता है। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो कुड आएगा। ही कुड स्केर्सली, कि वो खड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, टिक द करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पर सेंटेंस करेक्शन करनी है। नाइदर राम, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ कंजक्शन ऑल्सो। आइदर और नॉर, बोथ एंड शाम, राम एंड शाम, नाइदर और नॉर। सो यहाँ पर देख लेते हैं, नाइदर के साथ नॉर आएगा। so, यहाँ पर और यूज है, दिस ऑप्शन इज कट। सेकंड में आइदर के साथ नॉर यूज किया हुआ है, ये अपोजिट यूज किए हुए हैं, ये ऑप्शन भी कट हो गया है। बोथ राम एंड श्याम, या तो यहाँ पर बोथ आता या फिर राम या श्याम आता कोमा लगा के। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो कट। यहाँ पर नाइदर राम या नॉर श्याम, या तो ना तो राम और ना ही श्याम, मीन्स दिस, ये एक कंपैरेटिव में भी क्वेश्चन बन रहा है। सो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, fill in the blank with an appropriate preposition। He knows how to play dash words। वह जानता है कि शब्दों से कैसे खेलना है। यहाँ पर शब्दों से खेलना मीन्स कि किसी से बात कैसे करनी है, अपने शब्दों को कैसे व्यक्त करना है। ऑप्शंस हैं इनटू, ऑन, अप या ओवर। इनटू किसी चीज़ के अंदर होता है, अप किसी चीज़ के ऊपर होता है, ओवर जो बहुत ज़्यादा हाइट पे हो, ऑन यानी जो ऑन मतलब जो प्रेजेंट में हो। तो यहाँ पर जो राइट जो ऑप्शन है वो ऑन है। ऑन वर्ड्स मीन्स प्ले करना, यानी अपने शब्दों से खेलना। द नेक्स्ट वन, द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ डक। मैस्कुलिन मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू मेल, इसमें मेल मेंबर्स को बताना है। ड्रोन, ड्रोन क्या होता है? ड्रोन होती है जो मेल बी होती है, जो मीन्स बी मीन्स हनी बी, जो मधुमक्खी होती है। गेंडर, गेंडर क्या होता है? जो मेल हंस होता है। गूज, गूज क्या होता है? ये भी मेल का गूज, जो गूज होती है मेल। ड्रेक, ये डक का मेल बनता है। सो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, द वर्ड इन्वेड हैज़ द नाउन फॉर्म। इन्वेड होता है हमला करना या आक्रमण करना, तो इसकी जो नाउन फॉर्मेशन बनती है इन्वेशन, इन्वेशन, इन्वेशन या इन्वेडमेंट, इसकी जो नाउन फॉर्म बनता है वो बनता है इन्वेशन, किसी पर सुव्यवस्थित रूप से हमला करना। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर स्पेलिंग देखनी है। सोवेनियर, सर्वेनियर, सर्वेनियर या सोरेनियर। सोवेनियर
सवेनियर का मीन्स जैसे मेमोरी या कोई स्मारक। सो इसका जो यहाँ पर एग्जैक्ट जो स्पेलिंग है वो बनेगी ऑप्शन ए में, यानी सवे SOUVENIR सोवेनियर। नेक्स्ट है टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। पंक्चुएशंस देखनी है। दे इवोक्ड gods who blessed them, they evoked God who blessed them, they evoked gods who blessed himself, they evoked gods who blessed them। इस सेंटेंस में there is no need to any commas, so यहाँ पर B ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। एलेक्सियर, इलेसेर, इलेसियर या एलेक्सियर। सो यहाँ पर जो राइट जो स्पेलिंग बनती है वो बनती है ऑप्शन ए में इलेक्सियर। इलेक्सियर होता है किसी भी चीज़ का अवतार, जिसको हम इनकारनेशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। Our teacher said to us, sugar dissolves in water। हमारे टीचर ने हमें बताया है कि जो चीनी है वो पानी में घुल जाती है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, क्योंकि चीनी जो है वो हमेशा ही घुलती है पानी में। सो जब इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उनमें जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो बदलती नहीं है, ओनली रिपोर्टेड वर्ब चेंज होती हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिजॉल्व्ड, इन्होंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर हैज़, यहाँ पर हैज़ का यूज हो गया है। आवर टीचर सेड टू अस दैट शुगर, सेड टू अस, इन्होंने इसको चेंज नहीं है, चेंज होगा यहाँ पर। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। ये चेंज नहीं होगा, ओनली रिपोर्टेड वर्ब चेंज होगी। सो डी ऑप्शन इज राइट हेयर। नाउ वी कम टू मैथ पोर्शन। मात्रात्मक योग्यता पर क्वेश्चन है यदि x अनुपात y 1:3, y अनुपात z 5 अनुपात k, z अनुपात t बराबर 2:5, t अनुपात x 3 अनुपात बराबर 3, तो k बराबर क्या होगा? तो इसमें आपने क्या करना है, क्योंकि जो अनुपात है उसको आप सीधा सा ऐसे लिख लीजिए x/y, जितने भी ये अनुपात दे रखे हैं x, जैसे x/y गुना y/z गुना z/r गुना ये t/x बराबर जो ये गिवन है। इसके बाद जैसे ये 1/3 है गुना 5/k, क्योंकि 5 के अनुपात में k दे रखा है ना, गुना 2/5 तो गुना 3/4। तो इस तरह देके आपने इसको कट कर लेना है और ऑप्शन आ जाएगा आंसर ए में। नेक्स्ट है साधारण ब्याज की किसी दर पर ए ने 6000 बी को 2 वर्ष के लिए तथा 1500 रुपये सी को, यानी ए ने 2 बंदों को पैसे दिए, एक को 6000 बी को और दूसरे को 1500, 4 वर्ष के लिए उधार दिए और दोनों को कुल मिलाकर ब्याज क्या गया 900 रुपये। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, पहले बंदे के थे 6000 यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 प्लस में, ये तो हो गई पहले की, और मतलब बी की, और ये अब हम सी का लिख लेते हैं क्योंकि सी का क्या है 1500 गुना 4 गुना r/100
100। तो इन दोनों को प्लस करके आप सॉल्व कर लीजिए और आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 5%। नेक्स्ट है 30 पेन और 75 पेन मतलब तथा 75 पेंसिल कुल मिलाकर, इसमें भी कुल मिलाकर 510 रुपये में खरीदे गए। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये था तो एक पेन का औसत मूल्य क्या था। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जब एक पेंसिल 2 रुपये की है तो 75 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 75 150 की हो जाएंगी। तो इसमें क्या करना है, एक पेन का औसत बताना है। तो जो टोटल थे ये 510 में से आप 150 माइनस कर दीजिए और बटे में 30, क्योंकि ये पेन भी तो निकालना है ना इसके साथ साथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 रुपये का आ जाएगा एक पेन, जो ऑप्शन डी में गिवन है। नेक्स्ट है एक वस्तु का क्रय मूल्य CP 1200 रुपये है। यदि वस्तु को 30% हानि पर बेचा गया तो SP निकालना। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1200 गुना 70/100, क्योंकि 30% की हानि हो गई है तो ये आ जाएगी सीधी 840, यानी ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। वृत्त की परिधि क्या है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। तो यहाँ पर πr² कितना है, 154 कितना है, वृत्त की परिधि बतानी है ना सीधी। वृत्त की परिधि होती है 22/7 गुना त्रिज्या, यानी r का स्क्वायर। इसमें आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 44 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट है एक पति और एक पत्नी की औसत आयु 7 वर्ष, जिनकी 7 वर्ष पहले शादी हुई थी, अपने विवाह के समय 25 वर्ष थी। तो यानी कि पहली स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि ये इनकी औसत उम्र है, यानी 25 गुना 2, और 7 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। अब उसके परिवार की औसत आयु पति पत्नी और एक बच्चे को मिलाकर 22 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु निकालनी है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो स्टेटमेंट बनानी है वो आपकी स्टेटमेंट ऐसे बनेगी। पहले तो इनकी आप एज ले लीजिए, x, y और z, तीनों की, पति पत्नी और बच्चे की। फिर इसमें इसने बोला है 7 वर्ष पहले, ठीक है, x - 7 और y - 7। और फिर इसने क्या बोला है, तीनों को मिला करके। ये तो इनकी पहली स्टेटमेंट बन गई 25 गुना 2। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका x + y = 64। फिर ये क्या कहते हैं कि तीनों को मिलाकर, यानी x + y + z को मिलाकर तीनों की आयु कितनी थी, औसत आयु, यानी 22 गुना में 3, यानी ये 66 थी। ठीक है, तो इसको आप इसमें समीकरण में आपको इसको पुट कर देना है। सो इनकी जो एज आ जाएगी वो आ जाएगी 2 वर्ष। नेक्स्ट है एक वृत्ताकार पहिया जिसकी त्रिज्या 1.75 मीटर है। तो 44 किलोमीटर की यात्रा करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो यानी 44 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये लगाएगा, बिल्कुल सिंपल है ये, 44 गुना 1000 गुना 7/2 गुना 22 गुना 1.75, ये इक्वेशन है। और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 4000। नेक्स्ट है राहुल को एक परीक्षा में 515 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, और जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 3% अधिक है। तो इसकी जो इक्वेशन बनती है कि जैसे राहुल को सपोज x मार्क्स प्राप्त होते हैं और 3%, यानी ये 3% का 515, ठीक है, ये राहुल के अंक है। तो आप यहाँ से टोटल जो राहुल के अंक निकलेंगे वो आ जाएंगे 500, ठीक है। तो मोहन को उसी परीक्षा में 710 अंक प्राप्त होते हैं। तो इसी परीक्षा में मोहन को 710 अंक प्राप्त होते हैं।
तो यहाँ पर हमें राहुल के अंक प्राप्त हो चुके हैं, तो हम इन 500 में से अब राहुल के अंक निकाल सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, यानी हम क्या करेंगे 710 में से 500 माइनस कर देंगे और इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 42%, यानी इन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीता एक विशेष प्रकार की कढ़ाई करती है, 36 दिन में समाप्त करती है, जबकि रीता 45 दिन में। अगर वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करती है परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले रीता कार्य छोड़ देती है, तो पूरी कढ़ाई संपन्न होने में कुल कितना समय लगेगा। ये टाइम और वर्क का क्वेश्चन है। आप इसको एक सिंपल सी ट्रिक से कर सकते हैं। हम इनके वर्क को क्या कर देते हैं, दोनों के वर्क को जोड़ देते हैं, यानी x प्लस एम बटे x प्लस वाई और ये y। यहाँ पर जो x है वो 36 है और जो m है वो 3 दिन है और जो y है ये 45 है। आप इसको फॉर्मूलाज में पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी परीक्षा में प्रवीण विजय के प्राप्त अंकों का अनुपात 4:5 है, जबकि विजय और सुरेश के प्राप्त अंकों का अनुपात 3:2 है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, 4:5। तो हमें क्या करना है, ये 4 ऐसे, ये अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4/5 गुना 3/2। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये ये यहाँ पर 4/5 है, ठीक है, 4/5 गुना 3/2, तो ये आ जाएगा आपका 6:5, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नाउ वी मूव टू रीजनिंग पोर्शन। यदि 1 5 7 8 9 को लिखा जाए XTZAL, 2 3 4 6 को लिखा जाए NPSU, तो 2 3 5 4 9 को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देख लीजिए कि किस आंसर, जैसे सपोज सबसे पहले जो 9 है वो 9L में लिखा गया है और जो 2 है 2 किस में लिखा गया है, 2 को लिखा गया है N, 3 को लिखा गया है P, यानी N और P, इस हिसाब से ये दोनों ऑप्शन कट हो गए हैं, NP। और फिर 5 का प्लेस देख लीजिए, NP, 5 किसके प्लेस पर है, NPT, सो ए ऑप्शन इज राइट हेयर। ये ऐसे ही आपको करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य 3 से सुमेलित नहीं है, CHM, DIN, LPU या KOT। इसमें हमें ऑड वन आउट देखना है, तो इसमें हमें क्या समझ आ रहा है, इसमें जो 3 ऑप्शंस हैं B, C और D में, इनमें वॉवल गिवन है। वॉवल होते हैं A, E, I, O, U, जो ऑप्शन A में गिवन नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज आवर आंसर। नेक्स्ट है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रिप्लेस करेगी या प्रतिस्थापित करेगी। जैसे इनमें ये जो 2 सर्कल बने हुए इनमें देख लेते हैं, 30, 24, 48, 36, 72 या 45। इनमें जो रिलेशन दिख रहा है वो ये दिख रहा है, जैसे 24 दूना 48, 36 दूना 72। तो अगले जो सर्कल है इसमें हो जाएगा ऑप्शंस, ये ऑप्शन से भी निकलेगा आपका, आप ऑप्शंस देख लीजिए। इसमें 48 दूना 96 है, यस, तो आपका जो आंसर होगा वो 48 दूनी 96, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पांच लड़कियां एक बेंच पर
फोटोग्राफी के लिए बैठी हैं। सीमा रानी के बाईं तरफ और बिंदु के दाईं तरफ बैठी है, यानी फर्स्ट जो इक्वेशन बनेगी सीमा रानी के तो बाईं तरफ, यानी ये इधर रानी बैठी है, और बिंदु के दाईं तरफ, यानी एक इक्वेशन आपकी ये बन जाती है। फिर दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, मैरी रानी के बाईं तरफ, यानी ये रानी है, यहाँ पर मैरी बैठी है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रानी जो मैरी है वो रानी के बाईं तरफ बैठी है। रीता रानी और मैरी के बीच में, इन दोनों के बीच में रीता बैठ गई है, तो रीता के एकदम दाईं ओर, तो रीता के एकदम दाईं ओर बैठी है रानी, जो ऑप्शन बी में गिवन है। नेक्स्ट है, यदि टी का अर्थ गुना, तो आप इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लीजिए, टी का अर्थ गुना, यू का अर्थ माइनस, और वी का अर्थ डिवाइड, और डब्ल्यू का अर्थ प्लस। तो आप इसको ऐसे करिए, ये एकदम से सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पर 50 दिया हुआ है, 50 डिवाइडेड बाय, आप एकदम से यहाँ पर जब हम ये मार्क लिख लेते हैं तो ये हमें इजी हो जाता है सॉल्व। तो आप इसमें इसको पुट कर दीजिए और हमारा जो आंसर आता है वो आता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ए पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर यात्रा करता है, दिस इज ए डायरेक्शन क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन अपने माइंड में याद रखनी है कि किधर पूर्व बनता है, किधर पश्चिम। ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण। कि जैसे ए, मान लीजिए ये ए है, ये पश्चिम की ओर जा रहा है 8 किलोमीटर, और फिर बाईं ओर मुड़कर इसका जो बायां बनता है वो ये बनेगा, 3 किलोमीटर आ जाता है, और फिर दाईं ओर 9 किलोमीटर, ये दायां बन गया इसका। तो आप इसको खुद से रिलेट करिए, और फिर वह 3 किलोमीटर फिर ये इधर चला गया उत्तर की ओर, क्योंकि उत्तर ही इधर बनेगा ना, ठीक है, तो उत्तर की ओर चला गया। तो फिर आरंभिक स्थल से वो कितना दूर है, क्योंकि जो इक्वल की जो ये स्टेट होती है ये 8 और 9, ये बनेगी हमारी 17 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसको सबसे इजी करने का तरीका ये है कि आप इन शब्दों को थोड़ा थोड़ा ओपनली लिख लीजिए ऐसे। तब आप इसमें जैसे फर्स्ट वर्ड गिवन है ACCO, इसमें गिवन नहीं है, सो दिस इज कट। कंडीशन CONDI, इसमें I डबल बार यूज है तो ये भी नहीं आएगा। कमेंट COMM, इसमें E का ओमिशन है, अक्षर में E नहीं है, तो हमारे पास बचता है कोमांड, ये देख लेते हैं, COMMAND, दिस ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, यदि निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी बार 9 से पहले 6 और 1 आता है और उसके बाद 5 या 8 आता है, तो आप सबसे पहले 9 को देखिए, 9 को देख लीजिए कि 9 कहां पर है। हाँ, इसमें देख लीजिए 9 से पहले 6 या 1, जैसे 1 है, ये 9 से पहले 6 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 9 से पहले 6 या 1 नहीं है, ये देख लीजिए 3, और फिर आप ये भी देख लीजिए 5 या 8, इसमें 8 है, इसमें 8 है, और इसमें 5 है, तो हमारे पास इसके 3 जोड़े बनते हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। सो इसमें देख लीजिए कि कौन सा जो अक्षर समूह है CCD, तो इसको आप थोड़ा अलग अलग रिलेट करके देख सकते हैं। जैसे D, इसमें ये रख के देख लीजिए DCD या DDCDD, इस तरह से
ये 3-3 या 4-4 अक्षर का बनता है। जैसे फर्स्ट में डी, फिर इसमें डी, फिर इसमें डी और फिर इसमें सी। तो ये क्या बनेगा, डी डी सी, डी 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 सी, इस तरह एक सीरीज में चलता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन लगेगा इसमें। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें जो टोटल त्रिभुज बताने हैं, इसके जो करने का जो एक तरीका होता है, इसको एक जैसे इसकी जो सीरीज होती है, घटक होते हैं इसके। जैसे सपोज आप ये देख लीजिए एक, सो यहाँ पर ये एक घटक हो गया इसका, फिर ये 2, तो आप इनको काउंट कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक घटक हो गया। फिर हमने इसके दोबारा से 2 घटक पे जाना है, ये 4 हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 इस सीरीज में आपको देखना है। और जो ये टोटल हो गए यानी 8 हमने जो काउंट किए थे प्लस 4, तो ये हो गई टोटल 16। सो 16 इज आवर आंसर। तो अब जब हम यहाँ पर हमारा जो हरियाणा सामान्य ज्ञान जो है इस भाग पर हम आ चुके हैं, और इसमें हम यहाँ पर हरियाणा सामान्य ज्ञान में चिकित्सा से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको इस वीडियो में हम करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। 12 वर्ष, 10, 9 या 6 वर्ष के अंतराल पर। तो महाकुंभ जो होता है ये 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। भारत में 4 महाकुंभ मेलों का आयोजन क्रम से नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, बल्लभगढ़ में जो गुडियर कंपनी है इनके द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है। टायर, कार, सिलाई मशीन या सीमेंट का। और वहाँ पर जो है ये टायर जो है ये बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो रोहतक से कौन सी पत्रिका निकलती है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका है। प्रकाशन किया गया था बलदेव सिंह, पंडित अमीलाल, पंडित श्री राम शर्मा या लाला काकराम के द्वारा। और यह था ऑप्शन सी में, पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे यहाँ पर निम्न में से कौन हरियाणा से संबंधित एक नहीं है। पूजा बत्रा, जूही चावला, ऋचा शर्मा या हेमा मालिनी। तो हरियाणा से संबंधित नहीं है और ये हेमा मालिनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक हरियाणा का निर्माता इनमें से कहा जाता है। चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल या फिर इनमें से कोई सभी नहीं। तो आधुनिक हरियाणा के लिए जाने जाते हैं और ये है ऑप्शन बी वाले, चौधरी बंसीलाल। अगला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो ये स्थान कौन सा था, और ये स्थान है ऑप्शन ए वाला। तो ये पानीपत जो है अपनी महत्वपूर्ण 3 लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। 1526, 56 और 1761 में जो यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ ये हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हिसार में जो गुरु जम्भेश्वर जो विश्वविद्यालय है इसकी आधारशिला कब रखी गई थी। 1 नवंबर 1995, 15 अगस्त, 26 जनवरी या 1 जनवरी 1992 को। तो हिसार में है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, और इसकी जो आधारशिला रखी गई थी तो ये 1 नवंबर 1995 को रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के 6 साल के आरुष जैन ने द इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था। फतेहाबाद, हिसार, पंचकुला या सोनीपत के। और ये थे ऑप्शन सी में पंचकुला के। तो ये पंचकुला के हैं आरुष। इन्होंने अंग्रेजी के शब्दों को उल्टा पढ़ने में जो एक रिकॉर्ड बनाया था। केजी क्लास के आरुष हैं। तो इनको यंगेस्ट टू प्रोनाउंस इंग्लिश वर्ड इन रिवेंस पैटर्न से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में खेली गई अंडर 23 राष्ट्रीय प्रथम कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन बना था। हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो था ये हरियाणा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप योजना के तहत हरियाणा के किस छात्र को राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार मिला था।
तो स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप योजना के तहत विकास कुमार, रवि मलिक, सुशील कुमार या राहुल आहूजा को, और इसमें जो मिला था ये ऑप्शन सी वाला था यहाँ पर, सुशील कुमार। और अब जब हम यहाँ पर हमारे जो नदियों से जो संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनको हम करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है वेरी इंपॉर्टेंट भाग है, और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में नदी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? तो घग्गर नदी कौन से जिले में नहीं बहती है? कैथल, भिवानी, फतेहाबाद या सिरसा में? और ये है भिवानी, तो यहाँ पर नहीं बहती है। और कहाँ पर बहती है? कैथल में, फतेहाबाद और सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारकंडा नदी की एक उपनदी है और वो कौन सी है? साहिबी, टांगरी, कृष्णावती या दोहन नदी? तो मारकंडा नदी की ये उपनदी है और उपनदी है टांगरी, ऑप्शन बी वाली। अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर क्षेत्र में किस नदी का उद्गम हुआ है? नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या यमुना नदी का? तो मानसरोवर क्षेत्र में किस नदी का उद्गम है? और यहाँ पर जो है ये ब्रह्मपुत्र का है। अगला क्वेश्चन है, आदिबद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? ये आदिबद्री स्थान कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है। और यमुना, सरस्वती, मारकंडा या गंगा? और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला है, सरस्वती नदी। अगला क्वेश्चन है, सदा बहने वाली यहाँ पर एक नदी है, सरस्वती, साहिबी, मारकंडा या फिर यमुना नदी? तो सदा बहने वाली नदी है और ये है यमुना नदी। नेक्स्ट है, घग्गर नदी है, मौसमी नदी है, सदाबहार है, दोनों है या इनमें से कोई सी भी नहीं है? तो घग्गर जो नदी है इसे क्या कहा गया है? ये एक मौसमी नदी है, जो वर्षा वगैरह जो होती है तब ये चलती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि वह होकर बहती थी यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला या पंचकुला से? तो सरस्वती स्थान जो यमुनानगर में है, तो यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन ए वाला रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? सरस्वती, घग्गर, यमुना या फिर साहिबी नदी? तो हरियाणा उत्तर प्रदेश के सबसे जो लंबी सीमा जो बनाती है ये यमुना नदी है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या था? सरस्वती, स्तुद्रीकरम या द्रिशतवती? तो चोटांग नदी जो है इसे कहा जाता था द्रिशतवती नदी, ऑप्शन डी हमारा सी आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है या शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? ये शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं इनके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो वीडियो बनाई गई है, तो उसे आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है, सरस्वती, घग्गर, यमुना या मारकंडा नदी? और यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन सी है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ गायब हो जाती है? राजस्थान के मरुस्थलों में, सानिसर झील में, यमुनानगर में या सतलुज नदी में? तो ये मौसमी नदी है घग्गर, ये गायब हो जाती है और ये हो जाती है राजस्थान के मरुस्थलों में। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान पर यमुना नदी से निकलती है? तो ये ताजेवाला नामक स्थान कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, यमुनानगर में है और यहाँ से यमुना नदी निकलती है। भाखड़ा नहर, पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर या इनमें से कोई भी नहीं? तो ताजेवाला नामक स्थान पर यमुना नदी से निकलती है और ये वाली है पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर। अगला क्वेश्चन है कि यमुना के बिलासपुर में स्थित आदिबद्री नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम है? तो कहाँ है? बिलासपुर में या फिर यमुनानगर दिया गया होगा। आदिबद्री स्थान जो है ये बिलासपुर या फिर यमुनानगर आपको एक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर किन दो नदियों का संगम है? यमुना सरस्वती, घग्गर सरस्वती, मारकंडा सरस्वती या सोम एवं सरस्वती का? और इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो सोम और सरस्वती वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित आदिबद्री नामक स्थान पर दो नदियों का संगम है, तो ये सोम नदी है। सोम इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है, सोम नदी या फिर सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है? सरस्वती, यमुना, घग्गर या मारकंडा नदी? तो कौन सी नदी है जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती है?
और ये है ऑप्शन बी वाली यमुना नदी। तो फिर सरस्वती, घग्गर, मारकंडा ये निकलती है शिवालिक की पर्वत श्रृंखला से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं यमुना, गंगा, गंगा सतलुज, सतलुज यमुना या यमुना घग्गर। तो हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं और ये यमुना और घग्गर है। अगला क्वेश्चन है, शाहबाद मारकंडा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये शाहबाद जो मारकंडा है, गोमती, मारकंडा, नालंदा या इनमें से कोई भी नहीं, और ये है मारकंडा नदी के, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नर का तारी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? सतलुज, सरस्वती, यमुना या व्यास नदी के, और यह है सरस्वती नदी के, तो ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा पर बहती हुई हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? तो यमुना नदी हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा पर बहती हुई हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? और ये जो सीमा है ये 320 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अंबाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलेगी और अंबाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करेगी, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा या साहिबी नदी, और यह है मारकंडा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलेगी और अंबाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करेगी, और ये वाली है मारकंडा नदी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किशोर और लाखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? घग्गर, यमुना या टांगरी नदी पर, और ये जो नदी है ये यमुना है। अगला क्वेश्चन है, टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यमुनोत्री, मेवात की पहाड़ियाँ, डाकसई की पहाड़ियाँ या मौनी की पहाड़ियाँ? तो टांगरी नदी का उद्गम स्थल और ये है मौनी की पहाड़ियाँ। मौनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो ये पंचकुला में है मौनी की पहाड़ियाँ। तो टांगरी नदी जो इनका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सरस्वती, गंगा या यमुना? तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं यमुना, और यहाँ पर भी यमुना, तो ये यमुना के किनारे होने के कारण यमुनानगर इसे कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? पंचकुला, आदिबद्री, पिंजौर या क्लेसर से, और इसमें सी आंसर है ऑप्शन बी वाला। तो सरस्वती नदी कहाँ यमुनानगर में है और आदिबद्री स्थान से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? साहिबी, मारकंडा, सरस्वती, यमुना? तो फरीदाबाद जिले में, और यहाँ पर जो बहने वाली है ये ऑप्शन डी रहेगा यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर कहाँ निकाली गई है? तो यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? ताजेवाला से, पोंटा साहिब से, सहारनपुर या यमुनोत्री ग्लेशियर से? तो यमुना नदी से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है, और ये जो निकाली गई है ताजेवाला जो स्थान है वहाँ से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो हरियाणा की प्रमुख नदी है? यमुना, इंदौरी, साहिबी या मारकंडा? और यहाँ पर एक ऑप्शन ए है, हरियाणा की प्रमुख नदी है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के नीमच जिले से होकर नहीं गुजरती है? कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला या सिरसा से? तो यहाँ पर होकर नहीं गुजरती है वो आपने बताना है, और वो जो स्थान है ये अंबाला है। तो अंबाला जो है ये घग्गर वाला जो क्षेत्र है, मारकंडा वाला, ये है। नेक्स्ट है यहाँ पर मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलने वाली नदी टांगरी, कृष्णावती, दोहन या ये सभी? तो ये मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलने वाली नदी है टांगरी, कृष्णावती, दोहन, और इसमें जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए रहेगा। तो ये टांगरी नदी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दक्षिण में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? दोहन व सरस्वती, टांगरी, घग्गर, यमुना, कृष्णावती या साहिबी व इंदौरी? तो हरियाणा का जो दक्षिणी क्षेत्र है इसमें प्रवाहित होने वाली है, और यह है साहिबी व इंदौरी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती है?
अम्बाला, यमुनानगर, करनाल या रोहतक को। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए ये। तो ये अम्बाला जो है ये दूसरी साइड में है, ये सारे एक साइड में है, ये अम्बाला अलग है। अगला क्वेश्चन है, नजफगढ़ जेल में गिरने वाली हरियाणा की नदी साहिबी, टांगरी, दोहन या कृष्णावती। तो नजफगढ़ जेल में गिरने वाली है और यह है साहिबी नदी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियाँ हैं सिर्फ एक को छोड़कर, घग्गर, दोहन, कोटला या इंदौरी। तो हरियाणा राज्य की नदियाँ हैं और सिर्फ एक नहीं है और ये कोटला है, तो ये अलग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से है? साहिबी, इंदौरी, घग्गर या मारकंडा। तो किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से है और ये वाला जो माना गया है ये ऑप्शन डी रहेगा हमारा, मारकंडा। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती है? कैथल, फतेहाबाद, सिरसा या भिवानी में। और यह है ऑप्शन डी, भिवानी में। तो भिवानी ये अलग साइड में है। तो घग्गर नदी हरियाणा के जिले में नहीं बहती है, ये भिवानी में है। और कैथल, सिरसा, फतेहाबाद यहाँ पर बहती है। अगला क्वेश्चन है, पटौदी के निकट कौन सी नदी साहिबी नदी में मिल जाती है? तो पटौदी के निकट कौन सी नदी है जो साहिबी नदी में मिल जाती है? कृष्णावती, दोहन, इंदौरी या मारकंडा। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी ए रहेगा। तो कौन सा है? ये इंदौरी नदी है जो पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है, तो ये इंदौरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी से मिलती है? मुलाना के समीप है और मारकंडा नदी में मिलती है। साहिबी, टांगरी, कृष्णावती या फिर दोहन। और ये वाली जो है ये टांगरी है जो मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है। अब जब हम यहाँ पर झीलें जो है उससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो पहला जो हमारा पर क्वेश्चन है, अल बरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किस झील का उल्लेख हुआ है? अल बरूनी की पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? किताब उल हिंद। झील का उल्लेख हुआ है तो वो कौन सी है? हाथनीकुंड, सूरजकुंड, करनाल झील या ब्रह्म सरोवर। और यहाँ पर जो है ये ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो ये ब्रह्म सरोवर जो है इनका उल्लेख है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र जो वहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के फर्रुखनगर खंड में इनमें से कौन सी झील है? खलीलपुर, दमदमा, सुल्तानपुर या कोटला झील। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये खलीलपुर झील है फर्रुखनगर खंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इनमें से एक सही सुमेलित है वो आपने बताना है झील और जिले के साथ। बड़कल, फरीदाबाद, भिंडावास, कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर, झज्जर, दमदमा, गुरुग्राम। अब यहाँ से आपके कई क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो यहाँ पर सही सुमेलित आपने बताना है। सही सुमेलित कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए वाला है। बड़कल कहाँ पर है? फरीदाबाद में। भिंडावास का प्रवास कहाँ पर है? ये आपके झज्जर में है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? दमदमा, बड़खल, सुल्तानपुर या कोटला झील। तो विदेशी पर्यटक ज़्यादा संख्या में आते हैं और ये वाली है बड़खल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़खल झील किस जिले में है? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये। गुरुग्राम, भिवानी, फरीदाबाद या रोहतक में। और ये जो है ये आपके फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से हरियाणा की कौन सी झील है? तो हरियाणा में झील है यहाँ पर दमदमा, कोटला, खलीलपुर, ये सभी। तो ये सभी जो है हरियाणा की है। दमदमा भी, खलीलपुर भी और कोटला झील भी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? पेराकीट, कर्ण, सुल्तानपुर या अभिमन्यु। तो करनाल में प्रसिद्ध झील है और इस झील का जो नाम है ये कर्ण झील है। कर्ण से करनाल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है? फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार या जींद में। और ये जो है ये आपके हिसार में है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हाल ही के सीटी का जो एग्जाम था इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था। ब्लू बर्ड झील तो हिसार में है। नेक्स्ट कोटला झील कहाँ पर है? नूह, पलवल, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़ में। और कोटला जो झील है ये है नूह में। नूह या फिर मेवात। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर आपके एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो
सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।